Hello YouTube. So today the date is 25th of November and we are on day 2 of the second week of our UPSC preparation, and the first week was this, and I mentioned yesterday that I will add the total study hours for my previous week, and I have added that. So this is the screenshot of Forest app, and you can see that this is for 17 November to 23rd November. ठीक है, and this week started at 17th and ended 23rd. So uh, this here you can see the study hours, total study hours is 60 hours for the first week. Okay, so one thing I want to add here, that it's practically not possible to study 10 hours or 10 to 11 hours every day. ठीक है, this is not possible practically. What will happen is that कभी आप तो ज़्यादा पढ़ लोगे, कभी उससे भी ज़्यादा पढ़ोगे, फिर वो कम होगा, फिर और थोड़ा बढ़ेगा, फिर और कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा. दिस इज हाउ द स्टडी, प्रोडक्टिव स्टडी लुक्स लाइक. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रोज रोज 10 घंटा होगा. इसीलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेली स्टडी आवर्स डोंट मैटर इन द लॉन्ग रन. ठीक है, जैसे हम लोग लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, सिमिलरली स्टडी आवर्स के केस में अगर आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी आवर्स डोंट मैटर. अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप 6-7 घंटे में भी कर सकते हो, 8-9 घंटे में भी कर सकते हो. इट्स वेरी पर्सनल, पीपल टू पीपल. ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिकॉर्ड and if it helps you to like maintain consistency, then daily study hours don't matter. All that matters is weekly study hours, and 60 hours is very good number for one week. Okay, so we are done, officially done with the first week. Now today was test, and today's test result is 41. And in today's test I knew that I will score less, because in inequality there were some new concept, like I have even forgot the question because I have never read that before. It was some p ratio. ठीक है, p से कुछ उसका नाम था, I have never read that. ठीक है, आई एम नॉट श्योर सिविल सर के नोट्स में भी है कि नहीं, बट वहाँ पे जो सोल्यूशन था सारथी के टेस्ट में, उसके नीचे में लिखा हुआ था कि सारथी हैज क्लास नोट्स, पर मैंने अब तक वो नोट शायद 10 बार पढ़ लिया होगा, बट आई कुडंट फाइंड. मे बी मेरा गलती हो, कहीं पे हो छुपा हुआ. एनीवे, सो एक क्वेश्चन गलत हुआ है, इसको एनालाइज करने का मुझे अभी टाइम नहीं मिला. आई विल सी कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, एंड 3 तो मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, तो दैट इज हाउ इट्स 41.33. ठीक है, इट्स डन. और कल जो टेस्ट है उसका जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, और जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो टेस्ट है, इस पे मनी का कुछ आएगा. ठीक है, मतलब जो हम लोग को कल पढ़ना होगा उसमें मनी आएगा, और मनी के साथ साथ इन्फ्लेशन के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कंबाइंड, ये सब आएगा. तो ये सब कल के टेस्ट में नहीं आ रहा है. ठीक है, ये वाला टेस्ट में नहीं आ रहा है, ये वाला में आ रहा है. तो आज वाला जो इन्फ्लेशन का हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, हेयर विल ओनली हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स, मेजरमेंट, एंड हम लोग इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब हम लोग कल देखेंगे एक्टिव रिकॉल में. करेक्ट. So to start with inflation, general definition of inflation is general increase in prices of goods and service in the country or in the economy. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो सिर्फ एक पेन है, उसका दाम, उसका कॉस्ट 10 से 20 रुपया हो गया और हम लोग इन्फ्लेशन बोल दिए. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ठीक है, एक बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस अगर कम ज्यादा हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, और इन्फ्लेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ मतलब इन्फ्लेशन का मतलब तो यही है कि प्राइस बढ़ जाए, बट इन्फ्लेशन के टॉपिक में हम लोग ऐसा भी पढ़ते हैं जब प्राइस कम हो जाए. और इन्फ्लेशन ना कम से कम भाई 13, 14, 15, 16 टाइप का इन्फ्लेशन है. पता नहीं, कभी क्वेश्चन आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछते रहते हैं, सीडीएस वगैरह में भी यूपीएससी ने पूछा है. तो लेट्स गेट डन विथ ऑल दिस. ठीक है, 15-16 टाइप का है, मोस्ट ऑफ देम तो लिटरली टर्म से क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो पहले मेजर 2 तरह के इन्फ्लेशन पढ़ेंगे. ठीक है, 2 मेजर इन्फ्लेशन है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन
और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब बहुत लोगों ने जिन्होंने शिवन सर से नहीं पढ़ा होगा, आई एम अज्यूमिंग कि उनको ग्राफ्स का कंसेप्ट नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ्स का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप मत पता करो, आपने जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ो। पर अगर आपने ग्राफ्स का कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये है डिमांड का कर्व और ये है सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर डिमांड आपका बढ़ जाए तो प्राइस लेवल यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना। अगर डिमांड का ग्राफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, मतलब डिमांड बढ़ जाए इकोनॉमी में, तो प्राइस यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ये जो इधर बाहर खींचा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अगर आपने ग्राफ से नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका नाम डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों है। बट ऑल्सो काउंटर पॉइंट है कि यूपीएससी शायद इतना डीपली ना पूछे कि एकदम इन डिटेल बताओ डिमांड पुल का मतलब क्या है। मतलब अगर आपने ग्राफ से नहीं पढ़ा है तो यू विल होप कि ऐसा ना पूछे, बट पूछ भी सकते हैं। यूपीएससी का कुछ नहीं कह सकते, मेंस में क्या पता पूछ ले। तो अगर आपको ग्राफ से पढ़ना है तो आप शायद यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, शिवन सर ने तो पढ़ाया ही है। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक होता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, नाउ विल सी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है कि जैसे कि ये ग्राफ है। ठीक है, इस पे एक डिमांड का कर्व है और एक सप्लाई का कर्व है। ठीक है, और अगर ये जो सप्लाई कर्व पीछे चला जाए, ठीक है, मान लो सप्लाई साइड में कोई ऐसा कंस्ट्रेंट हो जाए जिससे कि सप्लाई का कर्व लेफ्ट वर्ड चले जाए तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये हो गया कॉस्ट पुश, इधर पुश हुआ और इधर डिमांड पुल हुआ था। ठीक है, इसको बाहर खींचा था। ठीक है, इसको बाहर खींचा था डिमांड के टाइम पर, और इधर क्या हो रहा है, कॉस्ट पुश करके उसको भेज रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये है दो मेजर टाइप के इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम लोग छोटे छोटे इन्फ्लेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मेंशन कर दूं कि थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हमने पढ़ लिया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब एक्टिव रिकॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये शायद सीडीएस और यूपीएससी के कोई सीएपीएफ ऐसा कुछ एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ये कंसेप्ट का नाम है श्रिंकफ्लेशन। ठीक है गाइज, एक बात मैं और मेंशन कर दूं कि अगर आपने ये सारी टाइप्स पहले कभी नहीं पढ़ा है तो दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, डिस्क्लेमर है, दिस इज नॉट अ टीचिंग वीडियो, दिस इज एक्टिव रिकॉल वीडियो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ही ये आपके लिए है, अदरवाइज ये आपके लिए, मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टीच यू इकोनॉमी, करेक्ट। आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर माई सेल्फ, एंड जिस किसी ने और भी पढ़ रखा है उसके लिए हेल्प हो सकता है। ठीक, तो श्रिंकफ्लेशन क्या होता है उस पर आते हैं। ठीक है, श्रिंकफ्लेशन इज नथिंग बट एक एक तरह का इन्फ्लेशन है। ये कैसा टाइप का है कि प्राइस इसमें नहीं बढ़ता है। ठीक है, नाउ यू विल वंडर कि प्राइस नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कैसे होगा। बट होगा। जैसे मान लो आपने मैगी का अगर पैकेट देखा होगा, मैगी का पैकेट पहले 10 रुपया का आता था, अब भी मैगी का पैकेट 10 रुपया का आता है। पर आपने कभी साइज नोटिस किया है कि कैसे मैगी का जो साइज है वो पहले इतना बड़ा पैकेट है, इतना छोटा आ गया है उसी 10 रुपये में। तो कंपनी क्या करती है कि कस्टमर को ऐसे विजुअली लगे कि 10 रुपये में अभी भी मैगी मिलता है, बट एक्चुअली में ग्राम तो उसका जो वेट है, उसका जो क्वांटिटी है वो तो कम कर दिया। तो ये क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया ना उसका क्वांटिटी को। तो हम लोग इसको श्रिंकफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आए, नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या देखेंगे कि डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज नथिंग बट इन्फ्लेशन का ही थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपका कम इन्फ्लेशन हो। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम लिख सकते हैं डिस इन्फ्लेशन। ठीक है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। डिस इन्फ्लेशन इज कि मान लो आपका 2024 में प्राइस था 10 रुपया। ठीक है, 2025 में प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 14 रुपीज। ठीक है, और 2026 में प्रोडक्ट का प्राइस 15 ही हुआ। ठीक है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ ना। पहले यहाँ पे 10 से 14 में ज़्यादा परसेंटेज इन्फ्लेशन हुआ, पर 14 से 15 में तो उतना परसेंटेज इन्फ्लेशन नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, डिस इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लो 4% इन्फ्लेशन हुआ था, वो 2% हुआ, पर प्राइस स्टिल बढ़ा, 100 से 102 हुआ, पर 102 से सिर्फ 101 ही हुआ। तो ये कम हो गया ना, बीच का जो डिफरेंस है। ये हो गया आपका डिसइन्फ्लेशन। ठीक है,
अब डिसइंफ्लेशन का एक कंफ्यूजिंग भाई बहन है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, बहुत टाइम आप डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन से कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। डिफ्लेशन मतलब जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन। ठीक है, मान लो कोई सामान 2024 में 100 रुपया का मिल रहा था, 2025 में ये सामान मिलने लगा 98 का। ठीक है, इसका प्राइस कम हो गया। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि इन्फ्लेशन का मतलब तो प्राइस बढ़ना होता है, पर इन्फ्लेशन के टॉपिक में हम प्राइस घटना भी पड़ेंगे। ठीक है, तो 98 हो गया 100 से, ये तो ये 24 से 25 में जाने में 2 रुपीज कम हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया डीफ्लेशन हुआ। ठीक है, डिस नहीं, डीफ्लेशन। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगर हम लोग देखें एक और एक क्या होता है कि टैक्स बेस्ड इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है। करेक्ट, टैक्स इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि टैक्स बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, तो वो टैक्स टैक्स इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट और एक टाइप आता है जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन में जनरली आप एक चीज देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ना तो है, पर आप चीज और एक चीज देखो ना कि इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है ना, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, पर क्योंकि इसीलिए तो बोलते हैं कि अ स्टेबल लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज गुड एंड नेसेसरी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन एकदम नहीं होगा तो फिर सप्लाई के साइड से उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा काम करने का। करेक्ट। सो स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, स्टैगफ्लेशन में एक चीज तो हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, जनरली अगर 4% इन्फ्लेशन इंडिया का, शायद आरबीआई का जो टारगेट है वो 4 ± 2 इन्फ्लेशन मेंटेन करने का है ना, तो इंडिया में हर साल थोड़ा थोड़ा करके इन्फ्लेशन हो रहा है और ये काफी हेल्दी इन्फ्लेशन है, तो इससे ग्रोथ भी हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। पर अगर किसी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन हो जाए तो उस केस में आपका प्राइस तो बढ़ेगा पर आपका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, स्टैगफ्लेशन हो गया। अगला हम लोग आते हैं मॉनिटरी इन्फ्लेशन। मॉनिटरी इन्फ्लेशन क्या होता है, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, मॉनिटरी इन्फ्लेशन होता है कि मान लो आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी का सप्लाई बढ़ा दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मॉनिटरी इन्फ्लेशन है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे भी ये हो गया आपका नेचर्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ये नेचर्स हो गया। और स्पीड के बेसिस में भी इन्फ्लेशन आपके कुछ टाइप्स आते हैं। ठीक है, स्पीड के बेसिस पे क्या होता है, स्पीड के बेसिस पे जो होता है, कितना खराब हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो स्पीड के बेसिस में क्या होता है, स्पीड के बेसिस में क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। इंडिया में क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, क्रीपिंग मतलब रेंग रेंग के चलना, 2%, 4%, 6%। दिस इज हेल्दी, दिस इज हेल्दी इन्फ्लेशन, दिस इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, आप इमेजिन करो ना कि 2001 मेरा बर्थ ईयर है। ठीक है, इस टाइम मान लो कोई चीज 100 रुपीज का मिलता था, अगर 2025 में भी वो चीज 100 रुपीज का मिले तो इकोनॉमी का क्या हालत हो रहा है समझ रहे हो आप, इकोनॉमी का हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो 6%, 4%, 2%, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, दिस इज अ हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एंड इट्स वेरी नेसेसरी। ये हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, क्रीपिंग के बाद आ जाता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग या फिर रनिंग भी आप कह सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना अमाउंट है क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है, एंड आई एम होपिंग कि एग्जैक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन ना पूछे, बिकॉज दैट डिफीट्स द पर्पस। ठीक है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए किसी को ले रहे हो एंड आप एग्जैक्ट डेटा पूछ रहे हो, वो भी इतना नॉमिनल डेटा, तो दिस डजंट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो वॉकिंग और रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वो क्रीपिंग से थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद और एक आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, वो टर्म्स एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बट क्रीपिंग को बस अलग रखना, वॉकिंग रनिंग और गैलोपिंग को ऑलमोस्ट साथ साथ रखना। गैलोपिंग मतलब जंप करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है,
इससे भी और एक ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि 100% तक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो हो गया आपका हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके बाद और एक चीज होता है कि शेप्स के हिसाब से भी इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है सिमेट्रिक इन्फ्लेशन। सिमेट्रिक इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वेजिटेबल्स में भी 10% इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 10% इन्फ्लेशन, और मान लो क्लोथिंग में भी 10% इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट में भी 10%। तो आप देख रहे हो ना कि इसमें पूरा सिमेट्रिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो दिस इज आपका दिस इज सिमेट्रिकल इन्फ्लेशन। उसी तरीके से अगर आप इसके जो दूसरा, ये बहुत ही रेयर केस है, आई डोंट नो कि कोई नेशन में होता भी होगा कि नहीं होता होगा, बस थियोरेटिकल है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में स्क्यूफ्लेशन होता है, ठीक है। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि वेजिटेबल में मान लो 6% हो गया, क्लोथिंग में मान लो 2% हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लो 4% हो गया। तो मतलब अनइवन, मतलब एसिमेट्रिकल जो इन्फ्लेशन होता है वो आपका स्क्यूफ्लेशन होता है, ठीक है। और यही था आपका मेजरली इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। अब पता नहीं यूपीएससी अब इसके भी कुछ अलग और दूसरे टाइप का बोल दे। हम तो अपना प्रिपरेशन में इतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पॉसिबल कैपेबिलिटी में है। और जो बाकी जो इन्फ्लेशन के सब टॉपिक्स बच गए कि सीपीआई कैसे होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, वो सब कल के टेस्ट में नहीं आएगा, परसों के टेस्ट में आएगा। तो विल प्रिपेयर दैट टुमारो एंड विल डू एक्टिविटी कॉल टुमारो फॉर दोज टॉपिक्स, ठीक है। बस अगर आपको एक एक छोटा सा चीज मैं बता दूं कि हम लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन 5% रहा इस साल या फिर 4% रहा, वो जो होता है वो सीपीआई कंबाइंड है, ठीक है। सीपीआई कंबाइंड होता है, ठीक है। कंबाइंड में रूरल हो गया और अर्बन भी आ जाता है। जनरली हम लोग सीपीआई रूरल का अलग कैलकुलेट करते हैं, अर्बन का अलग कैलकुलेट करते हैं, पर जब उसको कंबाइंड कर देते हैं तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आ जाता है, ठीक है। यही हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में सब जगह देखते हैं। तो आई थिंक कि इन्फ्लेशन हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रिकॉल कर लिया है, इन्फ्लेशन एंड टाइप्स का। अब कल जो होगा, कल मैं एक्टिव रिकॉल में डब्ल्यू पी आई सी पी आई ये सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा एंड विल बी डन विथ इन्फ्लेशन। और कल ही हम लोग मनी का थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लेंगे क्योंकि परसों मनी का थोड़ा बहुत बेसिक टॉपिक्स पूछा जाएगा टेस्ट में, ठीक है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।